अच्छे कामों की वजह से एसीपी से यंगेस्ट डीसीपी बनी रीटा फरेरा का बतौर डीसीपी ये पहला केस होगा जिसमें कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर को पकड़ना है। रीटा का अपना पास्ट हॉन्टेड रहा है, जिसमें उसकी लाइफ की विलेन उसकी खुद की माँ थी, जो कि खुद पुलिस डिपार्टमेंट में थी और चाहती थी कि रीटा भी पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े पद पर आए, न कि अपने यूजलेस बाप की तरह म्यूजिक बैंड में गाना गाते फिरे। पर रीटा पुलिस नहीं बल्कि अपने पापा की तरह म्यूजिशियन बनना चाहती थी और उसके माँ से उसके क्लास का यही रीजन था। मुंबई के पीलावाड़ी रेड लाइट एरिया में सेक्स वर्कर की बच्चियों को रेड लाइट एरिया से बचाने के लिए रीटा सब इंस्पेक्टर इंदु मात्रे के साथ अंडरकवर मिशन पर थी, जहां वो उन बच्चियों को टीचर बनकर पढ़ा रही होती है और वहां की सारी माइन्यूट डिटेल्स निकाल रही होती है। एंड लास्ट में वो 11 बच्चियों को बचाने में सफल होती है, पर सुमी नाम की एक बच्ची को ट्रैफिकर से बचाते हुए मिशन के दौरान ही बच्ची की माँ अपनी जान दे देती है। रीटा अपने पास्ट से इतना अफेक्टेड थी कि बचपन से ही वो बिल्कुल मायूस, उदास और गुस्से में रहती थी। घर आने पर हमें रीटा के बॉयफ्रेंड आदित्य का पता चलता है। वो दोनों कुछ दिन में ही एंगेजमेंट करने वाले थे, पर रीटा अब एंगेजमेंट नहीं करना चाहती और अपने पास्ट की वजह से वो इस रिश्ते में भी नहीं बढ़ना चाहती थी। आदित्य उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता, पर रीटा पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। रेड लाइट एरिया केस की वजह से रीटा न्यूज में छाई थी। साथ ही डिपार्टमेंट में नेक्स्ट डीसीपी कौन बनेगा क्राइम ब्रांच का, इसकी बातें भी शुरू हो गई थी, जिसमें रीटा का नाम पहले रैंक पे था, जिसे देखकर कई सालों से डीसीपी बनने के इंतजार में बैठा विक्रम साठे रीटा से चिढ़ने लगा। रात में रीटा किसी डॉक्टर नाम के बंदे को कॉल करती है और आधे घंटे में समुद्र किनारे मिलने को बुलाती है। रीटा वहाँ हुडी पहनकर जाती है ताकि कोई उसे पहचान न ले। वो वहाँ पहुंची तो स्ट्रीट डॉग उस पर भौंकने लगे। तभी वहाँ स्ट्रीट डॉग फीडर मनोहर स्वामी मिल जाता है, जो लगभग 20 सालों से विदाउट फेल कुत्तों को खाना खिलाता है। अपनी 30,000 के पेंशन में भी वो 9,000 के चिकन सिर्फ कुत्तों को ही खिलाता है। यहाँ तक कि खुद सुबह वो चाय ब्रेड ही खाता है ताकि पैसे मैनेज हो सके। मनोहर पूछता है कि क्या आप मेरे इन कुत्तों को कच्चा मांस खिलाती हैं, क्योंकि मैं इन्हें केवल पका मांस ही खिलाता हूँ, पर कोई कुछ दिनों से इधर कच्चे मांस रख जा रहा है और इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। रीटा अपना चेहरा छुपाते हुए ना करती है, पर मनोहर पहचान लेता है कि ये तो आजकल न्यूज में चल रही एसीपी रीटा फरेरा है। मनोहर बताता है कि उसका खुद का ब्लॉग है मनोहर स्पीक्स, जिसमें वो रीटा के बारे में लिखेगा कि वो कैसे आधी रात में भी बीच पर अपनी ड्यूटी कर रही है वगैरह वगैरह। पर उसके बातों से खामोश रीटा इतना खुन्नस से भरती जा रही थी जैसे उसे चुप कराने के लिए उसके हाथ में पड़े मांस के सारे टुकड़े उसके मुंह में ठूस दे। पर अपनी थॉट्स को कंट्रोल करते हुए रीटा वहाँ से दूसरे जगह चली जाती है, जहाँ डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि ड्रग पेडलर था जो ड्रग्स देता था। रीटा कहती है, तूने कॉल क्यों उठाया? अगली बार कितना भी कॉल करूँ मत उठाना। डॉक्टर बोलता है, मैडम आपने तो छोड़ दिया था ना नशा, फिर क्यों? फिर डॉक्टर कहता है, होता है मैडम, नशा ऐसी चीज ही होती है जो जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। यानी रीटा ड्रग पेडलर से मिल रही है, ये कोई जान न जाए, इसलिए रीटा वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी छुपा रही थी और हुडी पहन कर गई थी और वो मनोहर स्वामी से भी छुप रही थी। अगली सुबह जब रीटा ऑफिस के लिए जा रही थी तो पता चलता है कि भोसले पार्क बीच पर एक सीनियर सर्जन की डेड बॉडी मिली है। ये सुनकर रीटा के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये वही एरिया था जहाँ रीटा कल रात में डॉक्टर से मिलने गई थी। क्राइम सीन पर जाकर देखने पर मनोहर की डेड बॉडी मिलती है और उसके राइट हैंड पर चाकू से कट था और उसके मुंह में रॉ चिकन बड़ी बेरहमी से ठूसा गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे रीटा इमेजिन कर रही थी। विक्रम साठे सीनियर ऑफिसर को कॉल करके अपने डीसीपी बनने की सिफारिश करता है, पर सीनियर ऑफिसर बताता है कि एक्स डीसीपी के करप्शन में पकड़े जाने की वजह से डिपार्टमेंट पर सवाल उठ रहे हैं, डिपार्टमेंट का नाम खराब हो गया है, इसलिए होम मिनिस्ट्री ने उसे कवर करने के लिए महिला डीसीपी ही बनाने का ऑर्डर पास किया है, इसलिए इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, पर रीटा ने कोई गड़बड़ी कर दी तो विक्रम ही अगला डीसीपी बनेगा, ये मेरा वादा है। गीता नशा मुक्ति केंद्र के ओनर प्रभात राउत साजिद नाम के ड्रग एडिक्ट को खोज रहे थे, जो रात में ही कहीं चला गया था। उसके कमरे में जाने पर प्रभात सोते हुए साजिद के बगल से उसका फोन उठा लेता है। तभी साजिद जाग जाता है और कहता है, सर मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, मुझे मेरे घर ले चलो। प्रभात प्यार से पुचकारते हुए साजिद को वहाँ से ले जाने को कहता है। इधर युक्ति सदन चिल्ड्रंस होम सेंटर में रेड लाइट एरिया की रेस्क्यूड बच्चियों को रखा गया था, जहां की वार्डन रीटा को कॉल पर बताती है कि बच्चियां खाना खाने से मना कर रही हैं क्योंकि कोई इनसे मिलने आया था और उसने ये इन्हें बताया कि अब इन्हें इनकी माँओं से नहीं मिलाएंगी। रीटा वहां जाती है और उन्हें प्रॉमिस करती है कि वो उनकी माँ से उन्हें जरूर मिलाएगी, पर इसके लिए उन्हें खाना खाते रहना होगा। पर बच्चियां नहीं मानती।
उसके बाद रीटा क्राइम ब्रांच यूनिट के सीनियर ऑफिसर से बच्चियों की मां को जेल से रिहा करने की बात पूछती है तो ऑफिसर बताते हैं कि वो जल्दी ही रिहा हो जाएंगी, पर रीटा तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुम हमारे डिपार्टमेंट की यंगेस्ट वुमन डीसीपी बनने जा रही हो, जिसका न्यूज़ आज मैं मीडिया को दूंगा। रीटा अपनी लाइफ से इतनी दुखी थी कि वो ये न्यूज़ सुनकर भी खुश नहीं थी क्योंकि वो ये सब तो बनना ही नहीं चाहती थी, पर उसकी माँ की वजह से वो ये सब बिना मन से निभा रही थी, पर पूरे कर्तव्य से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीटा के साथ 3 और विमेन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है। मीडिया वाले सवालों की झड़ी लगा देते हैं। उन्हीं मीडिया में एक जर्नलिस्ट अनीता आचार्य रीटा से ये सवाल पूछती है कि पीलावाड़ी रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू की गई बच्चियों को युक्ति सदन में रखा गया है, जो वहाँ बिल्कुल खुश नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? रीटा कहती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है और आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए कि ऐसी बातों को यूँ पब्लिकली नहीं रखते। अनीता फिर पूछती है कि पीलावाड़ी रेड में एक औरत ने अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देती है, तो रियल हीरो कौन है, वो माँ या आप? रीटा कहती है ऑफ कोर्स वो माँ। इस पर अनीता कहती है पर मीडिया में तो सिर्फ आपके ही बहादुरी के चर्चे हैं। इस पर बात बिगड़ न जाए इसलिए सिचुएशन कंट्रोल करते हुए सीनियर ऑफिसर मीटिंग खत्म कर देते हैं और मीटिंग के बाद अनीता को आईपीएस जतिन से मिलाते हुए बताते हैं कि अनीता आचार्य बिल्कुल अपने चाचा की तरह बहादुर है, इसे तो पुलिस में होना चाहिए था क्योंकि अनीता के चाचा भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही थे। जतिन और अनीता की ये पहली मुलाकात आगे दोस्ती में बदलने वाली थी। उधर सुरेश कामत ने भोसले पार्क बीच के सीसीटीवी कैमरा के हेल्प से डॉक्टर को कस्टडी में ले लिया और हुडी वाले के बारे में पूछने लगा। डॉक्टर पकड़ा गया है ये जानने के बाद रीटा तुरंत वहां जाती है और बात को घुमाते हुए कामत को डॉक्टर को रिहा करने को बोलती है क्योंकि डॉक्टर हुडी वाले का नाम बताने से मना कर देता है और कहता है कि मैं ड्रग के नशे में था, तो रात में मेरे साथ कौन था मुझे याद ही नहीं। रीटा इंदु मात्रे को अनीता की युक्ति सदन जाने की बात को पक्का करने को कहती है कि पता लगाओ कि क्या युक्ति सदन में यही गई थी। इधर प्रभात साजिद के फोन में रिसेंट कॉल चेक करता है तो वहाँ सिर्फ एक ही नाम था, अनंत, और जब वो उस पर कॉल लगाते हैं तो कॉल उठाती है अनीता आचार्य, पर आवाज सुनकर प्रभात कॉल काट देते हैं। अब अनीता टेंशन में आ गई थी कि साजिद ने कुछ बोला क्यों नहीं। प्रभात साजिद से अनंत का पूछता है तो साजिद हैरानी से देखने लगता है और इनकार करते हुए कहता है कि उसे कुछ नहीं पता अनंत के बारे में। प्रभात झूठ बोलते हुए कहता है कि तुम कल नींद में यही नाम बार बार ले रहे थे। अनंत का नाम सुनकर साजिद का दिमाग डिस्टर्ब होने लगता है और वो पिछली रात हुई इंसिडेंट के बारे में सोचने लगता है जहां उसके साथ एक लड़का था अनंत, और वहां भोसले पार्क बीच पर मनोहर मांस के कच्चे टुकड़े को फॉलो करते हुए आता है जो उन लोगों ने ही रखे थे, और साजिद ने मनोहर को पीछे से ब्लॉक कर लिया और अनंत चाकू से राइट हैंड पर वार करके उसे मार देता है और उसके मुंह में वही कच्चे मांस का टुकड़ा ठूस देता है और मनोहर की जान चली जाती है। और ठीक उसी समय बीच के दूसरे जगह पर रीटा ड्रग पेडलर डॉक्टर के साथ थी। मर्डर करने के बाद साजिद और अनंत एक बेकार शिप पे जाते हैं जहां अनंत साजिद को गले लगाकर सहला रहा था। साजिद जब सोच से बाहर आता है तो प्रभात पूछता है कि क्या वो जुवेनाइल में थी, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पसंद है तुझे? ये सब सुनकर साजिद इरिटेट हो जाता है और प्रभात पर गुस्सा होने लगता है, पर प्रभात उसे प्यार से गले लगाकर समझाता है, उसे काम डाउन करता है। आदित्य रीटा को कॉल करके बताता है कि उसकी माँ आज रीटा को डिनर पर बुला रही है, तो रीटा आने का बोलकर फोन रख देती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अनीता आचार्य अपने घर आती है और शीशे के सामने खड़े होकर अपने सर से विग हटाती है और यहाँ खुलासा होता है कि अनीता और अनंत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी अनंत असल में लड़का नहीं लड़की थी जो अनंत नाम से दुनिया में रहती थी। जब दुनिया को लड़का दिखाना हो तो अनंत, नहीं तो लड़की के रूप में अनीता। अनीता अपनी दादी और काका के साथ रहती थी जहां उसके काका पैरालाइज्ड एंड बेड पेशेंट थे और सोते सोते उनके पीठ पर छाले पड़ गए थे। अनीता उनके शरीर को पोंछती है और दवाई लगाती है, पर उसके काका अनीता को गुस्से और नाराजगी भरे नजरों से देख रहे थे। काका अपने समय के बहादुर और निडर पुलिस हुआ करते थे। मनोहर के कलेक्टेड सामान में से रीटा उनके मोबाइल का पासवर्ड ओपन करके देखती है तो उसे मनोहर के पीछे एक फोटो में अनीता दिखाई देती है। अनीता अपने डेस्क पर बैठकर एक फाइल देख रही थी जिसमें एक तरफ एक अच्छे व्यक्ति के हीरोइक काम की आर्टिकल थी और एक तरफ उसके डेथ के आर्टिकल। परवेज दस्तूर की जर्नी एक ट्रांसपोर्टर से लाइफ सेवर की और दूसरे साइड उसके मर्डर की। स्ट्रीट बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर और उसके मर्डर की आर्टिकल। मनोहर स्वामी सेल्फलेस स्ट्रीट डॉग फीडर और एक साइड उसके मर्डर की आर्टिकल। और ये सभी आर्टिकल अनीता ने ही लिखे थे।
रीटा अनीता को पुलिस स्टेशन बुलाने को बोलती है तो इंदु रीटा को कॉल करके उसे पुलिस स्टेशन बुलाती है। वहाँ रीटा उसे मनोहर की वही फोटो दिखाते हुए पूछती है जिसमें अनीता भी थी कि आप कैसे जानती हैं इन्हें। अनीता कहती है कि मैंने इनका एक बार इंटरव्यू लिया था। रीटा पूछती है कि आपको क्या लगता है इनका मर्डर किसने किया होगा। अनीता कहती है ये तो आपको पता होना चाहिए ना, ये तो आपका काम है। इस पर रीटा कहती है तो तुम्हारा काम क्या है, एक 8 साल की बच्ची को ये बताना कि तुम्हारी माँ मर गई है। हमने मीडिया को मना किया था कि वो इस सेंसिटिव केस पर रिएक्ट न करे, पर फिर भी तुमने किया। क्यों गई थी तुम युक्ति सदन? अनीता कहती है मैम, एज अ जर्नलिस्ट सवाल पूछने का मेरा भी हक है। इस केयर शेल्टर में आपको भी पता है क्या होता है, बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, पर लोग सिर्फ हेडलाइन पढ़कर ताली बजाते हैं। बच्चों के साथ आगे क्या होता है किसी को इसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर रात में विक्रम साठे सुरेश कामत को मिलने बुलाता है और मनोहर डेथ केस की फाइल भी लाने को बोलता है, जहां वो पैटर्न्स देखकर कुछ तो दिमाग लगा रहा था। सब इंस्पेक्टर इंदु मात्र रीटा को 2 मर्डर की रिपोर्ट दिखाती है जो कि 2018 में हुए थे और वो ठीक वैसे ही मारे गए थे जैसे मनोहर स्वामी को मारा गया था और कातिल कट्टर गैंग का शक्ति सुरवे था। पर ये गैंग 2018 में ही खत्म हो गया था शक्ति सुरवे के बाद। रिपोर्ट को देखकर रीटा कंक्लूजन निकालती है कि दिनेश प्रधान का आटा चक्की था, गरीबों को लंगर खिलाता था, अच्छा आदमी था। रवि देसाई गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाता था। मनोहर स्वामी कुत्तों को खाना खिलाता था, वो भी अच्छा आदमी था। यानी सीरियल किलर सिर्फ नेक दिल और भलाई करने वाले इंसान को ही मार रहा था। तभी रीटा के फोन पर मैसेज आता है आदित्य का, जहाँ वो एक खुद की अकेले की डिनर पर वेट करते फोटो भेजा था और तब रीटा को याद आता है कि उसे तो आदित्य के घर डिनर पर जाना था। इधर रात में अनीता साजिद से मिलने गीता रिहेबिलिटेशन सेंटर चली जाती है और पूछती है कि तुम्हारा फोन कहाँ है, तुम्हारे फोन से आज मुझे कॉल आया था सुबह में। साजिद कहता है शायद वो कल रात को बीच पे ही गिर गया था और वो अनीता को वहाँ से जल्दी चले जाने को बोलता है ताकि प्रभात सर न देख ले अनीता को, क्योंकि प्रभात सर अनंत का पूछ रहे थे। ये सुनकर अनीता कहती है कि इसका मतलब मुझे तुम्हारे सर ने ही कॉल किया था सुबह। साजिद कहता है नहीं सर, मुझसे झूठ नहीं बोलते। और तभी वहाँ प्रभात आ जाते हैं। कमरे में अनीता को देखकर प्रभात अनंत को फिर सामने ही कॉल करते हैं और वो कॉल अनीता के फोन पर जाता है और वो समझ जाते हैं कि अनीता ही अनंत है। फिर स्टोरी 2015 में फ्लैशबैक जाती है। लोकेशन होता है बॉयज ऑर्फनेज, जहां अनीता अनंत के भेस में रहती थी। वो वहाँ के वार्डन एडवर्ड फर्नांडो के कमरे में जाती है, लॉन्ग हेयर वाली विग को लगाती है, थोड़े मेकअप करती है और फर्नांडो के सामने आ जाती है। बेसिकली वार्डन कैरेक्टरलेस इंसान था और उसे अनीता की हकीकत पता थी कि वो लड़का नहीं लड़की है और इसी का फायदा उठाते हुए वो उसे एक्सप्लॉइट करता था अकेले में। अनीता ऑफिस रूम का दरवाजा बंद करती है, वार्डन के आंख पर पट्टी बांधती है और पकड़म पकड़ाई खेलने लगती है जैसा कि वो हमेशा करती थी। पर उस दिन अनीता ने अपनी सीरियल किलिंग का पहला मर्डर किया। वो फर्नांडो के हाथ की नस चाकू से काट देती है और उसके मुंह में बहुत सी चॉकलेट ठूस देती है और इस काम में उसकी मदद करता है साजिद। जब फर्नांडो का दम टूट जाता है, उसके जेब से वॉलेट निकालकर वो मार्केट जाते हैं, खाना खाते हैं, भुर्जी पाव, बारिश में साथ डांस करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। वो दिन अनीता के लिए यादगार था क्योंकि उसे उस दिन आज़ादी मिली थी फर्नांडो की गंदी नज़रों से। वो साजिद के सीने से लगकर कहती है कि ये दिन उसे हमेशा याद रहेगा। वो साजिद से पूछती है कि क्या वो उसे कभी छोड़ेगा तो नहीं, कभी उसे धोखा तो नहीं देगा इस जालिम दुनिया की तरह। साजिद कहता है नहीं। स्टोरी कुछ दिन बाद जाती है जहां अनंत जुवेनाइल जेल में रह रहे साजिद को कॉल करती है और कहती है तूने सरेंडर क्यों किया फर्नांडो के मर्डर के लिए। फिर वो बताती है कि मेरे बाबा के घर वालों को पता चल गया कि मैं ऑर्फनेज में हूँ, इसलिए वो मुझे यहाँ से ले जा रहे हैं। जब तू छूटेगा तो मुझसे मिलने ज़रूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और साजिद फ़ोन रख देता है। स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जहाँ हम देखते हैं कि अनंत साजिद से कह रही थी कि प्रभात को हमारे बारे में सब कुछ पता हो गया है, ये अब सब कुछ पुलिस को बता देगा, इसलिए हमें इसे मारना होगा। पर साजिद की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर अनंत के बार बार उकसाने पर अंत में साजिद ने प्रभात को मार ही दिया। उसके बाद वो बीच पे टूटे शिप पे जाते हैं, जहाँ साजिद मायूस अकेले बैठा था और अचानक उठकर अपना और अनंत दोनों का फ़ोन समुद्र के किनारे पर फेंक देता है। इसलिए अनंत थोड़ा गुस्सा हो जाती है और उसको रिलैक्स करते हुए फिर गले लगा लेती है। साजिद कहता है हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए था, वो अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमेशा मेरा भला चाहा। पर अनंत कहती है लोग अच्छे नहीं होते, वो अच्छे होने का ढोंग करते हैं, सिर्फ दुनिया से वाहवाही लेते हैं और अकेले में फ़ायदा उठाते हैं। और उन्होंने तुमसे झूठ बोला, ये तो तुमने देखा ही। साजिद जब ड्रग के नशे में बेहोश हो जाता है तो अनंत
अनंत उसे ऑटो से अपने घर लाती है। इधर रीटा आदित्य की फोटो देखकर सैड हो ही रही थी कि अननोन नंबर से कॉल आता है और उसे एक लोकेशन पर बुलाता है। रीटा जल्दी से वहां जाती है जहां आदित्य ने ड्रिंक के नशे में गाड़ी खंबे पर मार दी थी। रीटा उसे अपनी कार में बिठाती है और सोचने लगती है कि पहली बार आदित्य उसे ऐसे ही नशे में धुत अपनी गाड़ी को रीटा की गाड़ी से लड़ा देने पर मिला था, जहां रीटा को पता चला कि आदित्य एक अच्छा डॉक्टर है और आदित्य की बच्चों जैसी क्यूट हरकत कहीं न कहीं उसके दिल को अच्छी लगी और धीरे धीरे वो दोस्त बने और आदित्य के चाहत की वजह से बात एंगेजमेंट तक आई, पर रीटा एंगेजमेंट या शादी नहीं करना चाहती थी। रीटा आदि को अपने घर रात में ले जाती है। रास्ते में ही आदि की माँ आदि के फोन पर कॉल करती हैं, जिसे रीटा पिक करती है और बताती है कि आदि उसके साथ है। अगली सुबह आदि अपने रात के बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है, पर रीटा फिर उससे कहती है कि अपनी माँ को सब कुछ जल्दी बता दो। आदि फिर रीटा को समझाने की कोशिश करता है, पर रीटा गुस्से में चली जाती है। साजिद भी जब जागता है तो खुद को अनंत के घर देखकर हैरान होता है। वो फिर से प्रभात की बात करता है कि हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए था, उन्होंने मुझे पटरी से उठाया, मेरी जान बचाई, घर ले गए, अगर वो नहीं रहते तो मैं मर गया होता। बस मैं ये नहीं झेल सकता, मैं अब पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। अनंत कहती है ये लोग अपने मतलब के लिए हमें गटर से उठाते हैं, सही किया हमने, हमें यही तो चाहिए था। साजिद कहता है हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें, इन सब का नशा सिर्फ तुम्हें है। प्रभात के मर्डर का न्यूज मिलते ही रीटा एंड टीम वहां पहुंचते हैं। छानबीन होती है और इस मर्डर में अलग ये होता है कि कट लेफ्ट हैंड में था, क्योंकि इस बार मर्डर साजिद ने किया था, क्योंकि साजिद लेफ्टी था। रीटा को वहाँ एक डायरी में अनंत का नंबर मिला। तभी सीनियर ऑफिसर रीटा को अपडेट के लिए कॉल करता है और कहता है कि लगता है ये मर्डर कट्टर गैंग का काम है। इन्वेस्टिगेशन में उन्हें 2 फिंगरप्रिंट्स मिले, जिसमें साजिद का प्रिंट तो मैच कर रहा था डिजिटल रिकॉर्ड से, पर दूसरा फिंगरप्रिंट कहीं रिकॉर्ड में था ही नहीं। इधर अनंत साजिद को एक सरप्राइज देती है अपने पैरालाइज्ड पुलिस अंकल को दिखाकर, जिन्हें देखकर साजिद सहम जाता है। एंड स्टोरी 2017 में फ्लैशबैक जाती है, जब साजिद जुवेनाइल से रिहा हो गया था और अनंत से मिलने उसके घर गया था, जहां अनंत के अंकल अनंत को एक कमरे में लॉक करके साजिद को बाहर ले जाकर बेल्ट से उसे खूब पीटता है और अनंत सिर्फ चिल्लाती और रोती रह जाती है। जहां उसका काका अनंत को सुनाते हुए कहता है कि अम्मा, मैंने तुमको मना किया था कि जय दादा की पनौती को घर मत लाओ, खुद तो मर गया और इसे मेरे सर पर थोप गया और ये अपने जैसे गंदे नाली के कीड़े को घर ले आई। काका ने साजिद को मारकर अधमरा कर दिया था। स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां अनंत काका को नफरत भरी नजरों से देख रही थी और उसे पीछे का उसका हर जुल्म याद दिला रही थी। अनंत साजिद से कहती है कि मेरे को इससे तेरा बदला लेना था, इसलिए मैंने इसे आज तक जिंदा रखा था। तभी अनंत को उसकी बॉस कॉल करके प्रभात राउत के मर्डर को कवर करने को बोलती है, इसलिए अनंत साजिद को समझाकर वहां से प्रभात के घर जाती है और वहां के सिचुएशन को देखकर रिलैक्स होती है कि उस पर कोई खतरा नहीं आने वाला है। वो वहां से जा ही रही होती है कि वहां जतिन आता है और थोड़ी फ्लर्टिंग करने के बाद वो अनीता को बताता है कि मर्डर प्रभात राउत का पेशेंट, जो गीता रिहैब सेंटर एक्स कॉन्विक्ट और ड्रगी था, उसने किया है। ये सुनकर अनीता थोड़ा चौकन्ना हो जाती है, पर थैंक यू बोलते वक्त अनीता थैंक यू जतिन बोलने के बजाय थैंक यू साजिद बोल देती है जल्दी जल्दी में। इस पर जतिन कहता है कि तुम्हें साजिद का नाम कैसे पता, मैंने तो नाम लिया ही नहीं। सिचुएशन कवर करते हुए अनीता चालाकी से बात टाल देती है और जतिन को फिर अमेजिंग लगता है कि ये कितनी टैलेंटेड जर्नलिस्ट है कि इसने ये बात पता लगा ली। सीनियर ऑफिसर रीटा और विक्रम को बुलाते हैं और विक्रम को प्रभात मर्डर केस में रीटा की हेल्प करने के लिए बोलते हैं, ताकि इस केस को जल्दी रफा दफा किया जा सके। इस पर विक्रम खुश होते हुए बताता है कि हाँ सर, इवन ये लड़का कट्टर गैंग का मेंबर है, ये चंदू नायक का लड़का है और 2015 से 2017 तक जुवेनाइल में था। ये चोरी भी करता है और कुछ पैसों के लिए किसी की जान लेने से पीछे नहीं हटता है। पर रीटा विक्रम की बातों से सहमत नहीं होती। अपने केबिन में रीटा इंदु पर काफी गुस्सा होती है कि वो ध्यान नहीं दे रही है और इस केस की सारी डिटेल उसे विक्रम से पता चल रही और मुझे यही नहीं पता कि चंदू नायक है कौन। रीटा इंदु को प्रूफ जुटाने के लिए बोलती है ताकि केस स्ट्रांग हो सके। अनीता उसके बाद जब घर जाती है तो देखती है कि साजिद घर से चला गया था। जतिन रीटा को कॉल करके बताता है कि जो नंबर आपको मिला था वो एडवर्ड फर्नांडो के नाम पर रजिस्टर है और वो समुद्र के आसपास ट्रैक करने पे दिखा रहा है। वो वहां जाते हैं तो मोबाइल एक भिखारी के पास थी। वो पास के बोर्ड पे जाते हैं जहाँ ड्रग नीडल वगैरह पड़ा था। अनीता के घर से भागने के बाद साजिद अपने नशे वाले अड्डे पर गया, वहां से नशा किया, जिसके बाद उसे नशे में प्रभात दिखने लगा। साजिद उसका पीछा करते करते रेलवे ट्रैक पर
और जाकर ट्रेन के नीचे कटने वाला था गिल्ट में। अनंत भी साजिद को जगह जगह खोज रही थी। डांट खाने के बाद इंदु चंदू नायक के पास जाती है और सारी डिटेल्स निकालती है। उसके बाद वो रीटा को बताती है कि साजिद चंदू के लिए काम करता था, पर 2015 में जेल जाने से पहले साजिद लेफ्टी था, इसलिए फर्नांडो का कट साजिद का नहीं था और ना ही मनोहर का, क्योंकि इनका कट राइट हैंड पर है जबकि साजिद लेफ्टी है। जब साजिद ट्रेन के आगे नशे में कूदने वाला था तभी उसे एक भिखारी ने बचा लिया और विक्रम को एक खबरी ने उसकी जानकारी दी। हम देखते हैं कि एक हॉस्पिटल में अनंत एक औरत के साथ दरी सहमी बैठी थी और वो औरत उसे रशियन लैंग्वेज में गाना सुना रही थी। तभी के स्टाफ अनंत को अंदर एक डेड बॉडी दिखाने को ले जाता है, जिसे देखकर अनंत डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। खोजते खोजते अनंत थक कर प्लेटफॉर्म पर थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठी थी और उसकी आंख लग गई थी और वो ये सपना देख रही थी। उधर जतिन साजिद को लेने प्लेटफॉर्म जाता है, जहाँ साजिद को एक भिखारी ने कूदने से बचा लिया था। अनंत को जब साजिद नहीं मिलता तो वो जतिन को कॉल करती है और उसे कॉफी के लिए पूछती है ताकि बातों बातों में जतिन उसे कुछ बता दे। साजिद को जतिन हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और वहाँ विक्रम होता है, जिसे रीटा बुलाकर पूछती है कि तुम्हें साजिद के बारे में कैसे पता चला? अफजल जो साजिद को फॉलो कर रहा था, क्या वो तुम्हारा आदमी है? विक्रम अपनी खबरी के बारे में नहीं बताना चाह रहा था, इसलिए उसने मानने से इनकार कर दिया। इस पर रीटा कहती है ये मेरा केस है और तुम इसमें दखल दे रहे हो, दूर रहो। उधर अनीता कॉफी के लिए जतिन के घर ही चली जाती है, जिसे देखकर जतिन थोड़ा सरप्राइज होता है। कॉफी पीते हुए जतिन एक और एंगल का खुलासा करता है, अनंत, जिसे सुनकर अनीता घबरा जाती है। वहां से अनीता अपने ऑफिस जाती है, जहां अपनी कलीग्स को बात करते सुनती है कि साजिद ही सीरियल किलर है और ये ड्रग एडिक्शन और मर्डर का मिला जुला केस है। अनीता कहती है नहीं, पुलिस ने गहराई से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और बलि का बकरा बनाया है साजिद को, और कोई खुशी से ड्रग एडिक्ट नहीं बनता, क्योंकि तुमको नहीं पता कि रिहैब और ऑर्फनेज में उनके साथ क्या क्या होता है, वो क्या क्या झेलते हैं। तभी एक रिपोर्टर बताता है कि चंदू नाइक ने उसे कॉल किया है और वो साजिद के बारे में कुछ एक्सक्लूसिव बताना चाहता है। चंदू नाइक का नाम सुनकर अनीता फ्लैशबैक 2017 में चली जाती है, जहां वो अपने काका द्वारा साजिद को घर से निकालने और बुरी तरह पीटने के अगली सुबह चंदू नाइक के पास जाती है, क्योंकि चंदू का पता साजिद ने दिया था। चंदू बताता है कि साजिद रात में आया था, बुरी तरह से घायल था, रात में सोया यहाँ पर, अभी वो गीता नशा मुक्ति केंद्र चला गया है। चंदू अनीता से पूछता है कि मैं तो तुम्हें कभी नहीं मिला, तो वही है ना ऑर्फनेज वाली? फर्नांडो के कटे हाथ का फोटो देखा था मैंने, वो काम साजिद का तो नहीं था, तूने मारा था ना फर्नांडो को? इतना सुनते ही अनीता घबरा कर वहाँ से चली जाती है। स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जहाँ अनीता का डर से बुरा हाल था चंदू का नाम सुनकर। देशपांडे सर विक्रम को कॉल करके बोलते हैं कि साजिद को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करो और कन्फेशन लो उसका, मैं रीटा को संभाल लूंगा। देशपांडे रीटा को कॉल करता है और केस सॉल्व होने और साजिद के पकड़े जाने की बधाई देता है। रीटा कहती है सर अभी भी मुझे शक है, ये कोई सीरियल किलिंग का काम नहीं है और साजिद के मर्डर से कनेक्टेड कोई लिंक और ज़रूर है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। बात काटते हुए देशपांडे कहता है केस तो खत्म हो ही गया है, थोड़ा बहुत काम है जिसे विक्रम हैंडल कर लेगा। तुम होम मिनिस्टर के बेटे केलकर से मिल लो, वो तुमसे मिलना चाहता है। वो फिल्म ग्रेजुएट है और फिल्म सिटी में रेड लाइट एरिया रेस्क्यू ऑपरेशन पर एक वीडियो बनाना चाहता है, इसलिए कुछ समय के लिए तुम वहाँ चली जाओ। रीटा मना करती है पर देशपांडे जबरदस्ती रीटा को वहाँ जाने को कहता है। आखिर मजबूरी में रीटा को वहाँ जाना पड़ता है, जहाँ वो इंदु को बताती है कि देशपांडे को क्या लगता है, मुझे उसके प्लान का आइडिया नहीं है कि वो मुझे इस केस से दूर कर रहा है। फर्नांडो का केस देख, उसमें साजिद का कन्फेशन है कि फर्नांडो लड़की के साथ गलत काम करता था, लड़की, और इन्वेस्टिगेशन फाइल में सब टालते हुए लिखा है कि ये चोरी का केस है। फर्नांडो के रूम में विग, मेकअप, पाउडर, ये सब चीजें मिली। सोचो आखिर फर्नांडो ये सब क्यों रखेगा अपने कमरे में। तभी सूट के लिए रीटा को बुलाया जाता है, जहाँ वो देखती है कि बच्ची के बाल छोटे हैं और उसे विग लगाया जा रहा है। ये देखकर रीटा का दिमाग ठनका और वो बिना सूट किए ही वहाँ से निकल जाती है। कमिश्नर देशपांडे रीटा से वहाँ से चले जाने के लिए नाराज होते हैं और वापस जाने को कहते हैं, पर रीटा इस बार उनकी कोई नहीं सुनती। इंदु बताती है कि मैम जो प्रभात राउत के घर हेयर स्टैंड मिला था वो विग का ही था, पर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि अनंत जब लड़की है तो वो विग क्यों पहनती है। रीटा फिर फर्नांडो के ऑर्फनेज जाती है और 2005 से 2015 तक लड़कियों का रजिस्टर मांगती है। वार्डन कहता है सॉरी मैम, पर ये तो शुरू से ही बॉयज़ ऑर्फनेज है। रीटा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जब ये बॉयज़ ऑर्फनेज है तो साजिद ने ये क्यों कहा कि फर्नांडो ने लड़की के साथ गलत काम किया। रीटा इंदु को सारे रजिस्टर चेक करने को कहती है और कुछ मिले तो वो अपडेट करे, ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। रीटा सारे पॉइंट्स लिंक करने की कोशिश कर रही थी, लड़की के साथ गलत, बॉयज़ ऑर्फनेज, विग, हेयर ऑफ विग, मेकअप,
मेकअप, टाल्कम पाउडर, अनंत, साजिद, लेफ्ट हैंड कट, राइट हैंड कट, चंदू नाइक वगैरह वगैरह। और रीटा का दिमाग तभी क्लिक किया। उधर इंदू को रजिस्टर में अनंत का नाम मिला और गार्डियन सेक्शन में लोलिता और उनका फोन नंबर। इधर विक्रम साजिद से कन्फेशन लेने के लिए उसे टॉर्चर कर रहा था और कन्फेस करा रहा था कि प्रभात को तूने ही मारा है। तभी वहाँ रीटा आ जाती है और विक्रम को वहाँ से जाना पड़ता है। रीटा साजिद को पानी देती है और प्यार से पूछती है कि कन्फेशन दे रहे थे जैसे 10 साल पहले फर्नांडो के केस में दिए थे। फर्नांडो का हाथ देखकर मैं समझ गई थी कि ये तुम्हारा नहीं अनंत का काम है। इस बार नहीं बचेगा या बचेगी। और बचेगी सुनकर साजिद डर जाता है और कहता है मैडम सभी को मैंने मारा है, वो भी अकेले ही, सबको मैंने ही मारा है। पर रीटा उसकी एक नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि रीटा अब समझ गई थी कि मर्डर साजिद नहीं कोई लड़की की है जिसे साजिद छुपा रहा है। इंदु कॉल करके रीटा को बताती है कि अनंत के आगे एक नंबर है जो 20 साल पुराना है और उसे पुलिस डिपार्टमेंट ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर जय आचार्य के नाम पर इशू किया है। जय आचार्य का नाम सुनकर रीटा फिर सोचने लगती है। फिर रीटा जय आचार्य का नाम सर्च करती है और वहाँ पता चलता है कि एक प्रोड्यूसर अजीत मोरे जय पे कोई बायोपिक बना रहा था जिसपे कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इधर रात में अनंत चंदू नाइक के घर जाती है, यानी चंदू नाइक का भी काम तमाम। अनीता ने सारा मर्डर अनंत यानी लड़के के भेस में किया और खुद दुनिया में अनीता आचार्य यानी लड़की वाले असली वजूद में रहती थी। स्टोरी होती है 1998 में, जहां एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जय आचार्य रेड लाइट एरिया में एक गुंडे को मारने जाता है। जय चगले पर रहने वाली रसियन लड़की विवियन के हेल्प से उस गुंडे का एनकाउंटर करता है जो विवियन के साथ वहां रात बिताने आया था। इस ऑपरेशन के दौरान जय को विवियन से प्यार हो जाता है और विवियन वही औरत थी जिससे हमने पहले अनंत के साथ हॉस्पिटल में देखा था, जब अनंत साजिद को खोजते खोजते प्लेटफॉर्म पर सो गई थी और सपने में एक औरत अनंत को रसियन गाना सुना रही थी। जय की एक आदत थी, वो स्केचिंग करता था, इसलिए एक पॉकेट डायरी पर उसने विवियन की स्केचिंग भी कर रखी थी और वही डायरी अनंत के पास थी और अनंत उस स्केच को बड़े ध्यान से देख रही थी जिसमें जय ने विवियन की बहुत सारी स्केचिंग की थी। रीटा इंदु के साथ अजीत मोरे के ऑफिस जाती है जहां अजीत बताता है कि जय आचार्य पर बेस्ड मैं जानलेवा मूवी बनाने वाला था, पर उसके फैमिली वालों ने केस कर दिया और मुझे मूवी बंद करनी पड़ी और इस वजह से मुझे काफी लॉस हुआ। जय अपने टाइम का रैम्बो था, गैंगस्टर्स को मारता था। उसका सिग्नेचर था ब्लू कार में चलना और गैंगस्टर को सीधा खोपड़ी पर शूट करना। पर इत्तेफाक तो ये है कि उसे भी उसी तरह मारा गया जैसे वो मारता था। मैंने उसकी हर डिटेल जमा करी थी। अजीत एक एड्रेस बताता है लोलिताज रशियन एंड हिंदी क्लासेस की ओनर लोलिता का, जहां जय विवियन से मिलने जाता था। लोलिता वही थी जिसका नाम अनंत के गार्डियन सेक्शन में लिखा था। एड्रेस मिलने पर रीटा नींदू लोलिता के घर जाती हैं, जहां लोलिता बताती है कि वो रसिया से लड़कियां लाती थी धंधा कराने के लिए। विवियन डांसर बनना चाहती थी पर मैं उसे झूठ बोलकर यहाँ लाई और धंधे पर लगा दिया। लोलिता क्लासेस तो बस नाम था लोगों को छलने के लिए। जय आचार्य एक केस के लिए मेरे पास आया था जिसमें विवियन ने उसकी हेल्प की और उन दोनों में प्यार हो गया। उनका प्यार 7-8 महीने चला, फिर विवियन प्रेग्नेंट हो गई। विवियन चाहती थी कि उसको बेटा पैदा हो जो बिल्कुल जय की तरह बहादुर हो। जब विवियन 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, किसी ने जय को शूट कर दिया। जय के मरने के बाद विवियन आचार्य निवास गई पर जय के भाई ने उसे लात मारकर निकाल दिया, इसलिए विवियन को मजबूरी में धंधे पर बैठना पड़ा। फिर उसका बच्चा पैदा हुआ जो कि लड़की थी। विवियन अपनी बच्ची को धंधे वालों से बचाना चाहती थी, इसलिए उसने उसका नाम अनंत रखा ताकि किसी को पता न चले। वो जय के निशानी को महफूज रखना चाहती थी और उसे जय की तरह बहादुर बनाना चाह रही थी। वो उसे हमेशा जय के बहादुरी वाले किस्से को सुनाती। पर एक दिन पुलिस रेड पड़ती है धंधे पर और पुलिस उससे उसकी बच्ची को अलग करना चाह रही थी। विवियन अपनी बच्ची को उनको नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो अपनी बच्ची को लेकर छत से पीठ के बल कूद जाती है, जहाँ जमीन से डायरेक्ट टकराने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, पर अनंत सही सलामत बच जाती है। उसके बाद अनंत मेरे साथ रहने लगी, पर एक दिन अनंत ने एक बिल्ली का बेरहमी से सर फोड़ दिया। मुझे लगने लगा कि ये लड़की एक दिन पुलिस ला देगी मेरे घर तक और मेरा काम बंद करा देगी, इसलिए मैंने उसको बॉयज ऑर्फनेज में छोड़ दिया, उस दरिंदे के पास। मैं जानती थी कि फर्नांडो कैसा आदमी है, पर मैं डर गई थी और मुझे कुछ सही गलत नहीं समझ आ रहा था। जब रीटा वहाँ से जा रही थी तभी पता चलता है कि चंदू नाइक का भी खून हो गया है। क्राइम सीन पर मीडिया सवाल पूछ रही थी कि किलर साजिद अगर जेल में है तो चंदू को किसने मारा, पर रीटा के पास कोई जवाब नहीं था। टेंशन में रीटा
रीटा डॉक्टर को फिर से कॉल करती है, पर रीटा का बैड लक ये था कि डॉक्टर को सुरेश कामत ने फिर से हिरासत में ले लिया था और कॉल के समय डॉक्टर का फ़ोन कामत के ही हाथ में था और रीटा का नाम सेव था पेशेंट नाम से। काफ़ी डराने के बाद डॉक्टर सच बताने के लिए तैयार हो गया कि उस रात बीच पर उसके सामने कौन था। इधर विक्रम को चंदू के मर्डर के बाद देशपांडे बुलाता है और कहता है कि उसने विक्रम पर भरोसा करके गलती की। रीटा सही जा रही थी इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए अब वो विक्रम को इस केस से बाहर कर रहा है। गुस्से में विक्रम बिरयानी के अंदर ड्रग्स छिपाकर साजिद के पास जाता है और उसे लालच देते हुए कहता है कि साजिद अपने दूसरे पार्टनर का नाम बता दे। तभी कामत विक्रम को कॉल करके कहता है कि अब तो आप डीएसपी बनेंगे ही। ये सुनकर विक्रम गुस्से में कहता है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कामत कहता है, नहीं सर, मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। इसलिए विक्रम कामत के पास जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि पेशेंट रीटा फरेरा है और डॉक्टर ने कन्फेस किया कि उस रात रीटा फरेरा हुडी में थी क्योंकि उन्हें ड्रग चाहिए था और एक डीसीपी को मैं कैसे मना कर सकता था। डॉक्टर के कन्फेशन वीडियो को देखकर विक्रम का तो दिल ही खुश हो गया। अनीता अपना नया आर्टिकल लिखती है रीटा फरेरा पर कि वो क्रिमिनल का पीछा कर रही है स्पॉटलाइट का। केस सॉल्व नहीं हुआ और ये फिल्म सिटी में वीडियो शूट कर रही हैं। उधर अनंत का लड़का और लड़की वाला राज जानने के बाद रीटा अनंत के घर की निगरानी करवाती है और वहाँ उन्हें अनीता आचार्य का पता चलता है जो उस घर में रहती थी। फोटो देखकर रीटा हैरान हो जाती है कि अनंत तो वही जर्नलिस्ट अनीता आचार्य है जो उस दिन मुझसे पीलावाड़ी रेड के बारे में सवाल कर रही थी और उसे फिर एक एक करके सारे लिंक्स समझ आ जाते हैं कि अनीता आखिर पीलावाड़ी रेड केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही थी। अनीता अपनी आर्टिकल का सोर्स लिखती है आईपीएस जतिन शुक्ला को। जब आर्टिकल पब्लिश होता है तो उसे देखकर विक्रम अलग खुश हो रहा था, जतिन परेशान था अपना नाम देखकर और रीटा जतिन का नाम देखकर हैरान हो रही थी। सच जानने के बाद रीटा कमिश्नर देशपांडे के पास जाती है और अनीता आचार्य की फोटो दिखाते हुए कहती है कि सर, असली मर्डरर अनीता आचार्य है, मुझे उसके घर के सर्च वारंट का ऑर्डर दीजिए। अनीता ही अनंत है, ये बात देशपांडे को सही नहीं लगी और उसने सर्च वारंट देने से मना करते हुए कहा कि अगर तुम उसके घर गई तो मीडिया में हमारी बदनामी होगी, लोग कहेंगे कि उसने तुम्हारे ऊपर आर्टिकल लिखा तो तुमने गुस्से में उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब किया। रीटा कहती है, सर, मुझे मेरे इमेज की कोई परवाह नहीं है, बस आप मुझे ऑर्डर दीजिए उसके घर का। पर देशपांडे नहीं मानता। विक्रम कन्फेशन वीडियो अनीता को दे देता है और वो उसे पब्लिश करते हुए लिखती है कि सीसीटीवी में डीसीपी फरेरा ड्रग्स कंज्यूम करते हुए नजर आ रही हैं बीच पर, एट द सेम टाइम उसी बीच पर जब मनोहर स्वामी का मर्डर हुआ था। एंड #सस्पेंड रीटा फरेरा ट्रेंड करने लगा। न्यूज़ देखकर रीटा का हौसला बिखर जाता है और वो अपने बचपन का सोचने लगती है, जहाँ उसकी माँ कहती है कि सब खत्म हो गया, आदित्य भी दूर हो गया, यही चाहती थी ना, सब कुछ उसी दिन खत्म हो जाता, क्या क्या तुमने जिक्र रीटा। स्टोरी जाती है पास्ट में, जहाँ हम देखते हैं कि रीटा की मदर इसाबेल फरेरा को उनकी कलीग कहती है कि यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है, पर इसाबेल जब रिजल्ट देखती है तो वो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाई थी। यूपीएससी क्लियर करके बड़े पद पर जाना इसाबेल का सपना था, पर वो अब टूट गया था। उदास ईसा जब घर जाती है तो देखती है कि रीटा गाने पर डांस कर रही थी, जिसे देखकर ईसा और चिढ़ जाती है और रीटा को गुस्सा करते हुए कहती है कि तू अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहती है, अपने बाप की तरह बनना चाहती है, उस यूजलेस इंसान की तरह बनना चाहती है जो हम दोनों को छोड़कर सारा कर्जा मेरे सर पर डालकर चला गया। सैलरी से कुछ भी नहीं बचा, पर फिर भी मैंने तुम्हें इतने अच्छे स्कूल में डाला ताकि पढ़कर तू कुछ बड़ा करे, पर तू ये सब कर रही है। क्या मैं कोई खुशी डिजर्व नहीं करती रीटा? चलो एक काम कर दे, सब कुछ खत्म कर देते हैं। और ये बोलकर इसाबेल घर के सारे दरवाजे खिड़की बंद कर देती है और गैस ऑन करके घर में आग लगा देती है। पर एंड टाइम पर रीटा डर के मारे घर से बाहर भाग जाती है और इसाबेल जलकर मर जाती है और इसीलिए रीटा हमेशा ट्रॉमेटाइज्ड और गुस्से में रहती है। उसके और ईसा के साथ जो हुआ उन सब के लिए वो ईसा को गलत मानती थी और उससे नाराज रहती थी। और जब भी जीवन में रीटा को ऐसा लगता कि वो हार रही है तो ऐसे में रीटा को लगता था कि उसकी माँ उस पर हंस रही है, खुश हो रही है, क्योंकि इसाबेल को लगता था कि रीटा ऑफिसर नहीं बन पाएगी, इसलिए उसे गलत साबित करने के लिए रीटा एसीपी बनती है। रीटा जब खुद को शीशे में देखती है तो उसे सामने अनंत दिखती है, मतलब कहीं न कहीं वो खुद को अनंत से भी रिलेट कर रही थी। टेंशन से दूर जाने के लिए वो इंदु के घर जाती है। इंदु उसे खाना खिलाती है, जहाँ रीटा बताती है कि मेरी माँ मुझे पसंद नहीं करती थी। इंदु कहती है ऐसा थोड़ी होता है, सबको अपना प्यार दिखाना नहीं आता, जैसे तू मेरे को इतना प्यार करती है पर कभी मुझसे बोली, उसी तरह तेरी आई भी तुझे बहुत प्यार करती रही होगी पर वो तुझसे कभी बता नहीं पाई होगी। अगले दिन देशपांडे रीटा को कॉल करके एक दिन की मोहलत देता है ताकि रीटा अनीता आचार्य के खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ लेके आए, वरना वो ये केस किसी और को दे देगा। रीटा साजिद के पास जाती है और अनंत की फोटो दिखाते हुए बताती है कि इसे एनकाउंटर में मार दिया गया। साजिद ये सुनकर रोने लगा और पूछा कि क्या मैं उससे एक बार देख सकता हूँ। रीटा कहती है साथ में मिलकर
मर्डर करते थे ना तुम लोग। साजिद कहता है एक ही तो अच्छी याद थी, वो भी छीन लिया आप लोगों ने, प्यार करता था मैं उसको। रीटा फिर जतिन के पास जाती है और उसे हेल्प करने को बोलती है। शर्मिंदा जतिन हेल्प करने के लिए हाँ बोल देता है। फिर जतिन अनीता को कॉल करके बताता है कि रीटा मैम ने साजिद को शूट कर दिया है, वो क्रिटिकल कंडीशन में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ। ये सुनकर अनीता की रूह कांप जाती है और वो भाग कर काका का पहले मर्डर करती है, फिर साजिद को देखने चली जाती है। अनीता जैसे ही घर से जाती है, रीटा उसके घर में बिना वारंट के ही घुस जाती है, पर अनीता ने सीसीटीवी सिक्योरिटी अलर्ट ऑन कर रखा था, जिसकी नोटिफिकेशन उसे मिल जाती है और अनीता सब समझ जाती है कि साजिद नाम का ट्रैप उसे फंसाने के लिए किया गया है। रीटा को घर में मरे काका और जिंदा दादी मिलती है। आगे खोजने पर उसे वो सारे सबूत मिलते हैं जो लोलिता ने उसके बारे में बताए थे। इधर अनीता को शक होने पर वो बाथरूम के बहाने वहाँ से भाग जाती है। जतिन और इंदु पूरे हॉस्पिटल में उसे खोजते हैं, पर अनीता अनंत के भेष में आकर एम्बुलेंस में छुप जाती है और खोजते हुए जब इंदु आती है तो अनंत उसे पीछे से मार देती है और वहां से निकल जाती है। देशपांडे सर रीटा को कॉल पे बताते हैं कि तुम्हारी वीडियो ऑनलाइन आने की वजह से मिनिस्ट्री ने तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी बिठाने के लिए ऑर्डर दिया है, तुम्हें केस से स्टेप डाउन करना होगा और केस को विक्रम को हैंडओवर करना होगा। रीटा कहती है सर मैं केस के बहुत करीब आ गई हूँ, बस एक दिन किसी तरह संभाल लीजिए, पर देशपांडे ने हाथ खड़े कर लिए। रीटा को अब हार कर अनीता के घर से जाना पड़ा, पर रास्ते में ही उसे न्यूज मिलती है कि सीरियल किलर ने इंदु को भी उसी पैटर्न से मार दिया। न्यूज सुनकर रीटा एकदम बिखर जाती है। रीटा साजिद के पास जाकर गुस्से में उसे खूब पीटती है। न्यूज सर्कुलेट होने लगती है कि रीटा पर इल्जाम लगा है कि वो ड्रग्स लेती है, वो इस स्कैंडल के सेंटर में है और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके केस को उलझा रही है, इसलिए उन्हें सस्पेंड किया जाता है। आदि को जब इस न्यूज का पता चलता है तो वो रीटा को मैसेज करता है कि वो उसके साथ है और जब चाहे रीटा उससे बात कर सकती है। जतिन रीटा से अपने किए के लिए सॉरी मांगता है। रीटा इंदु का सोच करके खूब रोती है। तभी विक्रम आता है और कहता है कि ये सब देखकर मुझे भी बुरा लग रहा है, पर क्या करे, मेरी भी ड्यूटी है। रीटा उसे केस हैंडओवर करके चली जाती है। इधर अनंत युक्ति सदन जाती है और वार्डन इन बच्चियों को बंधक बना लेती है और रीटा को कॉल करके बोलती है कि रीटा साजिद को लाकर उसे दे, वरना वो बच्चियों को मार देगी और वो अकेली ही आए। रीटा जतिन की हेल्प से साजिद को जेल से निकाल कर ले जाने लगती है। रीटा साजिद से कहती है कि तू चाहता है ना कि अनंत जिंदा रहे, तो तू उससे क्या कि वो सरेंडर कर दे, वरना वो मारी जाएगी। रीटा अनंत से कॉल करती है, जहाँ साजिद उसे कहता है कि वो सरेंडर कर दे, पर अनंत नहीं मानती। जब रीटा साजिद को लेकर युक्ति सदन जाती है तो अनंत रीटा का हाथ बांध देती है। रीटा बच्चियों का पूछती है तो अनंत कहती है कि मैं उन्हें जाने दूंगी, पर एक काम करके, पहले तुझे मारूंगी फिर बच्चियों को जाने दूंगी। रीटा कहती है साजिद तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। और रीटा वही गाना गुनगुनाने लगती है जो अनंत और साजिद साथ में सुनते थे। गाना सुनकर अनंत पागल सी हो जाती है और साजिद से कहती है कि तूने ये क्यों किया। साजिद कहता है सरेंडर कर दे, अगर इसे मार दिया तो सब खत्म हो जाएगा। तभी युक्ति सदन के सामने बच्चियों की मां आकर हड़ताल कर देती हैं। एक्चुअली रीटा ने देशपांडे से कहकर बच्चियों की मां को रिहा कराया था ताकि वो बच्चियों से किया गया वादा पूरा कर सके। औरतों को देखने जब तक अनंत खिड़की पर जाती है, साजिद रीटा का हाथ खोल देता है। आगे रीटा और अनंत में फाइट होती है और अनंत को दर्द में देख साजिद उसे गले लगाकर शांत कराता है। तभी रीटा बच्चियों को रिहा कर देती है। अनंत साजिद से कहती है कि ये लोग हमें अपने मतलब के लिए यूज करते हैं। साजिद कहता है तूने भी तो मुझे अपने मतलब के लिए ही यूज किया, और इतना कहकर साजिद अनंत के हाथ के चाकू से खुद को वार कर देता है और मर जाता है। गुस्से में अनंत गैस की पाइप खोलकर ब्लास्ट कर देती है, जैसे कि रीटा की मां ने बचपन में किया था। रीटा धमाके की वजह से कमरे के बाहर जा गिरती है और अनंत उसमें जलने लगती है। रीटा भागकर अनंत को कंबल में लपेटकर आग बुझा देती है और अनंत को बचा लेती है। तभी वहाँ विक्रम पुलिस टीम के साथ आ जाता है, साथ ही मीडिया का भी भीड़ लग जाता है। यानी रीटा एक बार फिर हीरो बनकर सामने आती है। स्टोरी 1 महीने बाद जाती है, जहाँ रीटा अपने पुराने जले घर जाती है, सब कुछ याद करके रोती है और खुद को उन दुख भरी यादों से आजाद कर लेती है। उसके बाद रीटा आदि को कॉल करती है और उससे मिलने को कहती है एंड सीरीज यही खत्म हो जाती है। आपको ये सीरीज कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर मन करे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। फिल्मी में आओ।